हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके 12th का रिजल्ट भी आ गया है और आप लोग वेट कर रहे हैं सीटी का। जी हाँ, सीटी का वेट, सीटी के मार्क्स का वेट कर रहे हैं, उसके परसेंटाइल का वेट कर रहे हैं। बिकॉज उसी के वजह से तो आपके इंजीनियरिंग का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। बट आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमेशा बच्चों को परेशान करता ही है। बिकॉज अभी तक क्लास 12th में जो आपने मैथमेटिक्स सीखा है, चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफिकल्टी है, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्या रीजन है कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट लगने का? तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 12th के अंदर जो भी हमने मैथ सीखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीजें एग्जाम होने के बाद हम अपने दिमाग से बाहर निकाल देते, सोचते हैं यार 12वीं का एग्जाम तो हो गया, पास हो गए, अच्छे मार्क्स भी आ गए, अब क्या जरूरत। लेकिन आगे चल करके जब आप इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो बेसिक्स आता ही है। चाहे आप क्या बोलते हैं कि क्लास 11th के मैथ्स की बात करें, क्लास 12th के मैथ्स की बात करें, किसी भी क्लास की बात करें, हमेशा वो कहीं ना कहीं बेसिक्स आता है। अब सवाल उठता है कि सर 11वीं और 12वीं के ऐसे कौन से देखा जाए तो चैप्टर्स है जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना बच्चों, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जी हां, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे सर, ये तो हमने क्लास 12th में, सॉरी क्लास 11th में सीखा था, ये तो हमको आता है। देखो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से कौन कौन से चैप्टर्स आप सीखने वाले हो फ्यूचर में, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में या 2 में आएगा। तो बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मूवियर्स थ्योरम, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ध्यान से, धीरे धीरे बोलता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप सीखोगे ही सीखोगे, उसके बाद आप डी मूवियर्स थ्योरम सीखोगे। एग्जैक्टली डी मूवियर्स थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, और आपके सेमेस्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है तो ऑटोमेटिकली डी मूवियर्स थ्योरम से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम के अंदर। तो डी मूवियर्स थ्योरम हो गया। फिर लॉग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ अगर साइन रेज टू एन थीटा दिया है या कॉस रेज टू एन थीटा दिया है, उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे बच्चों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा दिया गया है तो उसको हम साइन थीटा कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इन्हीं सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जी हां, कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स है तो ध्यान देना इस बात को, कोई भी बंदा आपको पीछे नहीं कर सकता, बिकॉज आपको बेसिक्स पता है। तो चलो, सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूं, ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक्स तो नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, राइट ना। हम वही चीजें सीखेंगे जिनकी जरूरत आपको क्लास 12 का, क्या बोलते हैं, मैथ्स 1 या मैथ्स 2, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 या 2 में होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको दिखाते हैं जेड से। सर पता है, कुछ नया बताओ। हाँ ठीक है, आजा। उसके बाद इसको हम लिखते हैं बेटा x प्लस आई वाई। बोलो क्या लिखते हैं? x प्लस आई वाई। जिधर पे ये जो x होता है, ये होता है आपका रियल पार्ट। बच्चों, x यहां पे क्या होता है? रियल पार्ट। और y जो होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बहुत ध्यान से देखना, इमेजिनरी पार्ट, यस। सो यहां पे x क्या होता है दोस्तों? रियल पार्ट, और y क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, एक बात तो ध्यान देना, यहां पे x और y दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x और y रियल नंबर हो गए, लेकिन y को जब i के साथ लिख देते हो तो क्या बन जाता है सर? इमेजिनरी पार्ट। बिकॉज यहां पर जो आपका i होता है सर, i होता है आपका इमेजिनरी नंबर। बच्चों, यहां पे i क्या होता है आपका? इमेजिनरी नंबर, यस। और जो i की वैल्यू होती है वो होती है √(-1). देखा आप सभी ने? क्लियर? यहां पे i क्या होता है बच्चों? इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं √(-1). सेम टाइम पे अगर हम बात करेंगे, यहां पे किसी ने लिखा RE ऑफ Z,
समझ आना, x आएगा। आर का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट x। अगर मैं लिख दिया यहाँ पे आई एम ऑफ z विच इज इक्वल टू y, देखा बच्चों आपने। सो रियल पार्ट ऑफ z यहां पे क्या होता है आपका x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहां पे क्या होता है बच्चों y। देखा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है तो एक बंदा हमेशा बीच में कूद जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर कॉन्जुगेट नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट नंबर। देखा आपने, यस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, क्या होता है सर कॉन्जुगेट नंबर। तो बच्चों आप ये याद रखना, अगर हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z, मान लो अगर वो है आपका x प्लस आई वाई, ध्यान देना x प्लस आई वाई, इफ योर इट इज बोल सकते हैं हम लोग हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे कॉन्जुगेट नंबर निकालना है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं z बार से, अगर ये z है तो उसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा बच्चों, z बार, करेक्ट। अब निकालते कैसे हैं, याद रखो सब लोग, जब कभी भी आप कॉन्जुगेट नंबर निकालने जाओगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो याद रखो ये बात कि हमें हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन बदलना है। चाहे इमेजिनरी पार्ट पहले हो या बाद में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं सर बीच का साइन बदलो, अरे बीच में तो कुछ भी हो सकता है यार, रियल पार्ट भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। नहीं नहीं, ध्यान देने का इसी बातों को, एकदम बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यहां पे क्या है बेटा, कि हमको इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इमेजिनरी पार्ट मतलब देखो आई किधर है, तो सर आई इधर है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा x माइनस आई वाई। देखा बच्चों आपने, सिंपल, यस। अब इसके ऊपर अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मान लो z की वैल्यू है 2 माइनस 3i, तो आपका z बार यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 2 प्लस 3i, बिकॉज 3i का साइन था माइनस, हमने कर दिया प्लस, बेसिक फंडा। मान के चलो z की वैल्यू है माइनस 7i प्लस 2, तो बोलो z बार क्या हो जाएगा, माइनस 7i माइनस 2। किसी ने तो बोला था कि बीच का साइन बदलने का, नहीं, मैंने क्या बोला, इमेजिनरी साइन, इमेजिनरी बोलते ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना होता है। तो ये माइनस 7 का हो जाएगा प्लस 7i, और ये हो जाएगा प्लस 2। देखा बच्चों आपने, यस। सो इस तरीके से हम निकालते हैं कॉन्जुगेट नंबर। चलो कॉन्जुगेट नंबर तो हो गया। अब जो कॉन्जुगेट नंबर देखा आपने, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, जहां पे एक्स और वाई हमेशा रियल नंबर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और आई इज योर इमेजिनरी पार्ट। इतना होने के बाद हमने बता दिया कॉन्जुगेट नंबर। अब कॉन्जुगेट के बाद जो बारी आती है वो बारी होती है हमारे मॉडुलस की। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, मान के चलो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज x प्लस आई वाई। अगर आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ z, तो बोलो क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना। सो गाइस, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखा आप सभी ने, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर करो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो मुझे क्या मिलेगा, मॉडुलस। यस, नॉर्मली मॉडुलस ऑफ z को हम r से भी दिखाते हैं। कुछ लोग इसको हम रीड कैसे करेंगे, मॉड ऑफ z या r, ठीक है बेटा, आप दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मॉडुलस आ गया, अब आएगा आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसको दूसरे शब्दों में आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर लोग ये सब वर्ड यूज करते हैं। हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। बोलो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, थीटा से। सो हमारा जो एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट होगा, जी हां, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। अच्छा, आगे जाने से पहले एक और चीजें बता देना चाहता हूं बच्चों, कि आपका जो सीटी का रिजल्ट है वो जून मंथ में कि आने वाला, आप सभी को पता है। एंड उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं बच्चों कि अभी तक आपको आदत है, किसकी आदत है, ईयरली पैटर्न की। मतलब जून से पढ़ाई स्टार्ट किया, डायरेक्टली फरवरी मार्च अप्रैल में एग्जाम देंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग मतलब ग्रेजुएशन के अंदर ऐसा नहीं होता बेटा। ग्रेजुएशन के अंदर सेमेस्टर पैटर्न होता है, आपको हर सेमेस्टर में एग्जाम देना होता है, पास होना होता है, तब आप आगे जाओगे। सेमेस्टर 1 में एग्जाम देके पास हुआ, सेमेस्टर 2, फिर सेमेस्टर 3, ऐसे ही आगे आएगा। लेकिन हर सेमेस्टर के लिए समय बड़ा कम होता है, 3 से 4 महीने मैक्सिमम। एंड गाइड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ द सिलेबस इन दिस 3 to 4 month।
तो आप सभी लोग बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो तो ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा कि मतलब क्या ही मैं बताऊं आपको। आप सॉल्व करने बैठोगे जो आप 12th में करते थे तब आपको मालूम पड़ेगा हाँ यार ये कितने लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग ये पूरा बेसिक्स देखो, एंड बेसिक्स के साथ साथ जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप, ध्यान देना बच्चों, दिनेश सर इंजीनियरिंग जो हमारा ऐप है वहां पर जा करके अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, पुणे या किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के कोर्सेस अवेलेबल है मैथ्स के, वहां से आप परचेस करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट ना। और इससे फायदा क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करो और वहां से कोर्स को परचेस करना स्टार्ट करो। वहां पर इन सारी चीजों के एकदम डिटेल लेक्चर्स होंगे, बिकॉज वो जो भी चीजें मैं बताया हूं वो तो आपका पूरा इंजीनियरिंग का है। यहां पे इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या बेसिक्स चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल चाहिए, उसकी बात कर रहा हूं। तो वही हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आया, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर होता ही है, मैक्सिमम। ये मैंने एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकाला जा रहा है, ध्यान रखना। सो याद रखना, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमेशा याद रखो जो थीटा होता है वो होता है बच्चों आपका tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। यस, याद कर लो सब लोग। बोलो थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। लेकिन कई लोग बोलेंगे सर टेंशन आ रहा है, बोलो क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं कि लोग होते हैं जो बोलते हैं सर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया पॉइंट सेकंड में भी आ सकता है। बिकॉज अगर मैं बोलता हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर इसको मैं ग्राफ के ऊपर डायग्राम मतलब बोलते हैं ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा, तो x आपका रियल एक्सिस होता है और y आपका इमेजिनरी एक्सिस मतलब y एक्सिस के ऊपर आता है। तो x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब प्लस प्लस भी हो सकती है, प्लस माइनस में भी आ सकती है, माइनस माइनस भी हो सकती है एंड माइनस प्लस भी हो सकते हैं। सो इस बात को ध्यान में रखकर कि आपका जो पॉइंट है वो किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। सभी को पता है यहां पे 180 होता है, यहां पे 2 पाई होता है। चलो तो बच्चों किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, फर्स्ट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने फॉर्मूले को सेग्रीगेट किया है, फॉर्मूला वही है बट आप कभी गलती ना करो इसके लिए। फॉर्मूला यहां पे ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आया बच्चों, फर्स्ट मतलब साइन देखो ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, यहां पे माइनस प्लस, यहां पे माइनस माइनस और यहां पे प्लस माइनस। देखा आप सभी ने हर क्वाड्रेंट का मैंने साइन लिख दिया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। और यहां पर जो हमारा थीटा होता है बच्चों वो हमेशा होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये ऐसा मॉडुलस का साइन डालो सो दैट कि अंदर कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर आके वो पॉजिटिव ही हो जाए। ठीक है, बाहर आके बच्चों पॉजिटिव रहे। अगर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट मतलब पहला x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू प्लस, तो उस केस में आपका थीटा हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। देखा आप सभी ने, प्लीज यूज मॉडुलस साइन ओनली। सर अंदर माइनस आया तो अरे क्या ही फर्क पड़ता है, हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस का साइन दिया है ना बेटा, और एंगल प्रॉपर आए इसलिए पाई माइनस लिखा, बिकॉज ये वैल्यू पाई से कम होगी, पाई माइनस। अब ये थर्ड में आते हैं तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। देखा आप सभी ने, थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ध्यान देना 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। कभी कभी लोग ऐसा भी लिखते हैं और थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ध्यान देना यहां पे दोनों यूज कर सकते हो, 2 पाई माइनस ये भी चलेगा और माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x दोनों चलेगा। हाँ यहां से वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां से वैल्यू निगेटिव आएगी, लेकिन दोनों का मीनिंग या वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, बिकॉज एक को आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया और एक आपने क्लॉकवाइज, बस यही डिफरेंस है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात और बच्चों, हमारी जो वैल्यू होती है थीटा की, अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आती है तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू। प्लीज ध्यान देना इस बात को।
सो अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आ गई तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यूज। आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। देखा आपने, एकदम बढ़िया। सो गाइस, इतना होने के बाद आई थिंक आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया, आप देख ही लोगे सारी चीजें। सो अब मैं बताने वाला हूं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बचपन से हम सीख रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बच्चों हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, या कुछ लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। सर कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या, देखो बताता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या कार्टेशियन फॉर्म बोलो, दोनों का मीनिंग यहां पे क्या होता है बेटा, सेम। बिकॉज ये x और y ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म क्यों होता है, बिकॉज जो x होता है उसको मैं x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता हूं और y को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों y एक्सिस के ऊपर। तो x और y आपका x एक्सिस y एक्सिस पे होने की वजह से हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। देखा आपने। अब r और थीटा जो हमने अभी सीखा, यस r और थीटा जो अभी हमने सीखा, जो हमने मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालना सीखा है, तो बच्चों r और थीटा का यूज करके मैं निकालूंगा दूसरा जिसे हम बोलते हैं पोलार फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलार फॉर्म। जरा समझने की सब लोग कोशिश करो। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका पोलार फॉर्म क्या हो जाएगा सर, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जस्ट एक मिनट है। हाँ, अगर ये z है तो उसका z बार क्या होगा, x माइनस, मतलब वही कॉन्जुगेट नंबर। और यहां पे z बार क्या होगा बच्चों, r cos थीटा माइनस i sin थीटा। मतलब कोई नई चीज नहीं है, जो बताया था मैंने वही चीज करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। तो बच्चों जो आपका पोलार फॉर्म होता है वो क्या होता है, z इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। बोलो क्या होता है बच्चों, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पे r होता है मॉडुलस, यस, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड थीटा होता है आपका एम्पलीट्यूड, यस। अब आता है बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी हां, अब आता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल सर ये क्या है, अरे आता है, रुक जाओ। तो यहां पर भी बच्चों जो हमारा z होता है वो होता है r इंटू ई रेज टू आई थीटा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वो फॉर्म है जिसको मैं e से रिप्रेजेंट करता हूं। r और थीटा तो वही है, सेम, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, मॉडुलस एंड बच्चों एम्पलीट्यूड। देखा आपने। अगर इसका मुझे निकालना है z बार तो r इंटू ई रेज टू माइनस आई थीटा। आई थिंक सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर के तीनों फॉर्म से बारे में जानकारी मिल चुकी है। क्योंकि देखो क्या होता है बच्चों, मैं सही बोलूं, चाहे मैं ये वाले फॉर्म की बात करूं, चाहे मैं ये वाले फॉर्म की बात करूं, या मैं इस फॉर्म की बात करूं, तीनों एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से। ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये पोलार फॉर्म मतलब r और थीटा के रूप में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब e के रूप में। तो बात समझ में आ रही मैं जो बोलना चाह रहा हूं, यस, कि बंदा एक ही है लेकिन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, बराबर। समझ रहे मैं क्या बोला, यस। सो बंदा एक ही है, जैसे आपके सुपर हीरो एक नॉर्मल रोल प्ले करते हैं और एक सुपर हीरो का रोल प्ले करते हैं, वैसे ही यहां पर है, बंदा कॉम्प्लेक्स नंबर z ही है, कार्टेशियन में x प्लस आई वाई, पोलार में r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये अपना z इक्वल टू r इंटू ई रेज़ टू आई थीटा। बचपन में आप इनके साथ में काम करते थे, लेकिन बच्चों अब आप, मैं बता देना चाहता हूं कि अब जब आप काम करने जाओगे तो मैक्सिमम आपको पोलार फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ में ही काम करना पड़ेगा। बिकॉज जो बचपन में हमने प्लस माइनस ये सब सीखा था वो सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको प्लस माइनस नहीं करना है दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना है। तो बस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट में अब एक बंदा आने वाला है जिसका नाम है डी मूवियर्स। जी हां, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने बहुत ही ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया स्टैटिस्टिक्स में, फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम है डी मूवियर्स। जी हां, अब्राहम डी मूवियर्स। 16 मतलब समथिंग 1600 में पैदा हुआ था, 1700 में मरा था, वैसे ही है, ठीक है। वो बंदे को हम लोग बाद में बात कर लेंगे, बट हाँ, उस बंदे का नाम था अब्राहम डी मूवियर्स, और उसी के नाम पर ये थ्योरम बना हुआ है, डी मूवियर्स थ्योरम। ध्यान दो बच्चों,
ठीक है, डी मूवियर्स, मूवियर्स बोलो या मूवर्स बोलो, जो भी बोलो, MOIVRES, डी मूवियर्स थ्योरम। थ्योरम बहुत सिंपल है बट इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े से परेशान बहुत करते हैं बच्चों। देखो सभी लोग, अगर आपके पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया है, सर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पता है क्या है? जी हाँ, आप सभी लोग जानते हो, पोलर फॉर्म। अगर पावर n दिया है बच्चों, पावर में क्या दिया है? n, जरा समझने की कोशिश करो। तो ये थ्योरम क्या बोलता है? ये अच्छा, ये n जो होता है, n इज एनी रैशनल नंबर, n इज एनी रैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर, अरे हिंदी मीडियम परिमेय संख्या है, मतलब अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये नंबर प्लस भी हो सकता है, ये नंबर माइनस भी हो सकता है, नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी क्या बोलते हैं कि रैशनल नंबर, ठीक है, बट इरैशनल नहीं होगा। सो n इज व्हाट? एनी रैशनल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है तो n को आप थीटा के पास भेज दो, तो थीटा के पास भेजा, बोलो क्या हो जाएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। सर कैसे गया? अरे थ्योरम ही वही है कि n को हमको थीटा के पास भेजना है, समझे बच्चों? तो बोलो क्या हो जाएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। चलो इसके अंदर थोड़ा और पढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी मैं सिखाऊंगा, बट सब्र करो थोड़ा सा, इसके बारे में और पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल की तो समझाता हूं बच्चों। अगर मुझे दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 7, तो बोलो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट। सर 7 जाएगा थीटा के पास, तो cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा। वेरी नाइस, क्या बात है। सेकेंड, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर दे दिया मैंने 3/2, तो बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/2 आएगा थीटा के पास, तो cos 3 थीटा बाई 2 प्लस आई साइन 3 थीटा बाई 2। देखा आपने? एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो सब एग्जांपल्स देख लो अच्छे से। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर ले लेते हैं हम लोग 11/4, तो बोलो क्या हो जाएगा? cos 11 थीटा बाई 4 प्लस आई साइन 11 थीटा बाई 4। बच्चे याद रखना, जो आई होता है वो साइन के साथ ही होगा, राइट, और cos अकेला होगा। चलो ये सब तो ठीक है, एक और चीज देखते हैं। एक और चीज, अगर मैं ले लू ये वाला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -4, क्योंकि आपके दिमाग में बात आई होगी सर माइनस हुआ तो क्या? प्लस तो आप बता दिए, फ्रैक्शन आपने बता दिया, सर माइनस हुआ तो क्या? तो बस मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही माइनस आएगा घबराना नहीं, माइनस को आप दे देना। क्या सर? cos ऑफ -4 थीटा प्लस आई साइन -4, बराबर वही किया हमने, कुछ नया नहीं किया। डी मूवियर्स क्या बोलता है? जो पावर में उसको एंगल के पास भेज दो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे फ्रैक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी उसको भेज दो। तो बोलो क्या कर दिया हमने? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -4 था, हमने -4 को थीटा के पास भेजा, तो cos -4 थीटा प्लस आई साइन -4 थीटा। सर इसको सिंप्लीफाई करे कर दो। चलो एक चीज मैं बताता हूं आपको मैं बच्चों, ये चीज क्या है ध्यान से सुनो। सभी को पता है cos थीटा, सॉरी, cos माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, हाँ है ना? बचपन में देखा था आपने? यस, 11th में सीखा, 12th में सीखा, अभी भी सीख रहे। sec माइनस थीटा इज ऑल्सो, ओहो गलती कर दी, गलती हो गई बच्चों, ये माइनस नहीं है, प्लस होता है, हाँ, cos थीटा, यस, और ये भी हो जाएगा आपका प्लस। जस्ट वेट, हाँ बच्चों ध्यान देना, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चाहे साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस, किसी की भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे हैं, जिसमें से एक बंदा कॉस है और दूसरा बंदा सेक है। तो कॉस और सेक गए अगर एंगल माइनस होते हैं तो उसको हम प्लस लिख सकते हैं, बिकॉज cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा एंड sec माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस sec थीटा। तो हो गया। चलो तो cos ऑफ -4 थीटा क्या हो जाएगा सर? cos 4 थीटा।
लेकिन ये कॉस या सेक में से कोई बंदा है नहीं, तो उसका एंगल माइनस है तो प्लस नहीं होगा। तो क्या करें, उस माइनस को बाहर निकाल दो। जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन 4 थीटा। बात समझ में आई? तो बच्चों एक चीज याद कर लो अपने दिमाग में कि जब कभी भी आप सभी लोग डी मूवियस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस होना कंपलसरी है। माइनस कब आता है, जब आपका पावर माइनस हो। समझ गए बात? अगर पावर में माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। सर ये माइनस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बताया मैंने, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, पर साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। देखा, एक और एग्जांपल लेते इसी पे। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर ले लिया मैंने -3/2। तो बोलो क्या हो जाएगा सर, कॉस माइनस 3 थीटा, सॉरी डायरेक्टली लिखते हैं ना, कॉस 3 थीटा बाई 2 माइनस आई साइन 3 थीटा बाई 2। अब दिमाग बैठा लो सब लोग कि अगर माइनस है तो एंगल को माइनस लिखने की ऐसा परेशान मत हो, बिकॉज हमको सारा स्टेप दिखाने की जरूरत है। डायरेक्टली आंसर लिखो। अगर माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, अगर प्लस है तो बीच में प्लस। याद रखो, सिंपल फंडा। बच्चों ध्यान देना, ये जो साइन होता है प्लस माइनस, वो किसको चेंज करता है, बीच वाले को। और आगे जब मत ध्यान दो, नंबर 3/2 है, थीटा के साथ में 3/2, थीटा के साथ में 3/2। बट अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो बोलो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, क्या बोल रहा हूं, प्लस है तो प्लस ही रहेगा बीच में, बट माइनस है तो बीच में क्या कर देगा बच्चों, आपको प्लस कर देगा, सॉरी माइनस कर देगा। ठीक है, एकदम सिंपल फंडा। तो प्लस था तो प्लस, प्लस था तो प्लस, प्लस था तो प्लस, लेकिन जैसे ही आया पावर बीच में माइनस तो बोलो क्या हो गया, माइनस। देखा आपने, माइनस तो बोलो क्या हो गया, माइनस। बस एक चीज और इसमें बताता हूं, जैसे किसी ने बोल दिया सर cos 7 थीटा माइनस आई साइन 7 थीटा, तो क्या इसको मैं लिखूं? तो बच्चों माइनस है ना, देखो पावर में क्या होगा, देखो इसको अगर मैं खाली थीटा के रूप में लिखना है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दिया हमने। पावर में क्या आ जाएगा, 7, बिकॉज थीटा के बाजू में 7 तो पावर में क्या आएगा, 7। लेकिन बीच में माइनस होने की वजह से हम ऊपर क्या लिख देंगे, -7। देखा आप सभी ने, और बीच में से माइनस को हटा देना। देखा, एक और एग्जांपल, cos ऑफ -11/7 थीटा, ये क्या लिख दिया मैंने, रुक जाओ बच्चों एक मिनट। cos ऑफ 11 थीटा बाई 7 माइनस आई साइन 11 थीटा बाई 7, तो बोलो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा cos थीटा। किसी ने बोला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में क्या आएगा, 11/7। लेकिन ये प्लस होगा कि माइनस, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बीच वाले साइन के ऊपर। अगर बीच वाले साइन प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, बीच वाले साइन माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। देखा आपने, यहां पे माइनस था, हमने क्या लिख दिया, माइनस। आई होप कि आप सभी लोगों को ये डी मूवियर्स थ्योरम के बारे में नॉलेज मिल चुका होगा। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बिकॉज एक क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो डी मूवियर्स थ्योरम ने सीखा हुआ है, इस डी मूवियर्स थ्योरम का यूज करके चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा था, देख लो सब लोग। cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा का पावर 2, cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा का पावर -3, होल डिवाइड बाय cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा का पावर 9, उसके बाद इनटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज़ टू 5। सो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दिया, इसको सिंप्लीफाई कर देखते कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम लोग सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सर स्टैंडर्ड, बिकॉज सबके नंबर अलग है, 5 है, 7 है, ये 4 है, पावर में कुछ भी दिया है, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब कभी भी हम सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमेशा दिमाग में ये बात रखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलो आ जाओ, इसको देख लेते हैं। सभी को पता है cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा दिया गया है बच्चों, ठीक है। पावर में क्या दिया यहाँ पे 2, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, cos थीटा फिर आई साइन थीटा बराबर, तो ये पावर में जाएगा, पावर में ऑलरेडी 2 है, पावर में ऑलरेडी 2 है, तो पावर में ऑलरेडी नंबर है, और तो ये 5 भी जाएगा पावर में, तो आपस में लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। देखा आपने, और बीच में क्या लिखेंगे बाय डिफॉल्ट प्लस। लेकिन आपको पता है अगर बीच में माइनस होता है तो पावर में माइनस भी तो जाता है ना, अभी तो मैंने सिखाया,
ये सब मैंने बताया ना आपको, माइनस तो माइनस भी जाएगा। यस, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चे, 5 था और यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई नंबर होता ही नहीं तो सिर्फ 5 लिख देता, बराबर ना। कोई नंबर नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट 1 तो है, तो 5 1 जा 5, वैसे ही 2 है तो 5 जगह 5 2 जा 10, अगर यहाँ पे 6 होता 6 2 जा 12, 7 होता 7 2 जा 14। अब बीच में माइनस को प्लस करना है तो माइनस को भेज दो हमेशा पावर में, बिकॉज रूल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा का पावर क्या दिया है बेटा, -3। चलो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस भेजने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज माइनस रहेगा तो ही माइनस पावर में जाता है, अदरवाइज नहीं। बस 7 भेजो, 7 3 जा 21। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 21, माइनस है इसलिए -1। देख लो अच्छे से सब लोग, ये 5 गया तो 5 2 जा बोलो क्या हो गया 10, ये माइनस था इसलिए हो गया -10। देन 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 तो हो जाएगा -21। एक और देख लो सब लोग, cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा का पावर दिया है 9, ये 4 उधर गया तो 4 9 जा क्या हो जाएगा तो 36। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 36, लेकिन ये माइनस है तो पावर में जाएगा माइनस। देखा आप सभी ने, तो कहां पे माइनस भेजना है कहां पे माइनस नहीं भेजना है, बात तो समझ में आ गई। बिकॉज यहां पहले ही से माइनस था इसलिए माइनस गया, यहां पे प्लस था तो कुछ नहीं होगा, वो पावर में माइनस था इसलिए -21 आया, और यहां पे माइनस था चला गया पावर में माइनस, तो -36 हमने सबकी वैल्यू निकाल दिया। अच्छा, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में ही है। तो बच्चों जो आपका एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा का स्क्वायर हमने क्या निकाला, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -10 इंटू cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा का पावर -3, हमने क्या लिखा बच्चों, देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -21 होल डिवाइड बाय cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा का पावर 9 दिया है, उसको हमने लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -36, और लास्ट में क्या मुझे मिला बच्चों, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 5। देखा आपने, तो आपने एग्जैक्टली क्या किया, हर बंदे को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में लिख दिया। देखा एकदम सिंपल, पहले अलग अलग नंबर थे लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके सबको cos प्लस आई साइन के रूप में लिख दिया। अब बचपन से आप एक चीज जानते हो कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है बच्चों, a रेज टू m प्लस n। नहीं जानते, पता नहीं है ना, पता, अरे लॉ ऑफ इंडाइसिस कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, और बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं डिवीजन के केस में। तो यहां पे तो ऐड हो जाएंगे, cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन, तो बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बिकॉज दोनों का बेस सेम है तो पावर होगा ऐड, -10 -21 होता है सर -31। ऐड करना तो आता होगा ना, वैसे ही है, -10 -21 क्या होता है दोस्तों, -31। एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना, ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। बच्चों यहां देखो सब लोग, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहां पर भी cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन, दोनों का बेस सेम है तो उनके पावर ऐड होंगे, मतलब -36 प्लस 5, और सभी को पता है -36 प्लस 5, देखो -36 प्लस 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -31। देखा आपने, ऊपर भी वही था ना यार, -10 प्लस -21, सभी को पता है, प्लस माइनस माइनस, -10 -21 दोनों का पावर साइन सेम है तो ऐड जाएंगे तो -31। ये सब तो बता नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग में पहुंच गए यार आप लोग। ओके सो अरे वाह, कुछ तो मजा आ गया, क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि ऊपर और नीचे की वैल्यू क्या है, सेम, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -31, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर -31 क्या हो जाएगा सर, कैंसल, और आएगा आंसर 1। लो भाई, अभी क्या ही बोलना कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी वही मरी हुई। देखो एकदम इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा सर, एकदम सिंपल सा छोटा सा 1 आया, क्लियर। तो आई थिंक अभी आपको बच्चों आइडिया मिल गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट, फिर उसके फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ना, दीज आर द गाइस व्हाट,
फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 फॉर्म हैं और मैक्सिमम आपने इंजीनियरिंग में पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। फिर आपका आता है डी मूवियस थ्योरम। डी मूवियस थ्योरम का मैंने एग्जांपल भी दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करा दिया सो दैट कि आपको मालूम पड़ जाए। अब बच्चों इतना तो आपने सीख लिया कि डी मूवियस थ्योरम कैसे हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं बट आज नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी स्टार्ट किया तो भाई वीडियो और लंबा होता चला जाएगा। तो गाइज आई होप कि आप सभी लोगों के पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जानते हो फिर भी देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो यार, बिकॉज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं एज अ बेसिक्स ऑफ या फंडामेंटल्स फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 and 2। मतलब पूरे फर्स्ट ईयर के लिए सब आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। आप खुद ही बोलोगे कि सर अच्छा हुआ हमने पूरा बेसिक्स का सीरीज किया, अब हमें मजा आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें सोचना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। इसको 1x की स्पीड से देखो, 2x की स्पीड से देखो, भाई जो स्पीड से देखना है देखो, लेकिन पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इसके ऊपर कुछ और भी टॉपिक या कुछ और भी प्रॉपर्टीज करेंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में इतने करते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।